Hello friends, how are you? I hope you are well and good. This side Mukesh Naik और फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 10 के गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वास्तविक संख्याएं, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोला जाता है, उस टॉपिक को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उसको भी हम डील करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। तो आप सबको सीरियस वे के अंदर इस टॉपिक को करना है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो जो मैं आपको करवाऊँगा यहाँ पे, तो आपने उन सब का नोट्स भी यहाँ पे बना लेने हैं। ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिल जाए। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का मतलब क्या होता है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो होती क्या हैं रियल में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी जो प्रीमिय संख्याएं और अप्रीमिय जो संख्याएं होती हैं उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, ठीक है, उसके बाद 22/7, ये अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वास्तविक संख्या क्या होती है और जो ये जो प्रीमिय संख्या होती है, अप्रीमिय संख्या होती है, ये क्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्याओं का यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं जो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है प्रीमिय संख्या और दूसरा होता है आपका अप्रीमिय संख्या। प्रीमिय संख्याओं को भी 3 भागों के अंदर बांटा जाता है: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। और जो पूर्णांक होते हैं उनको भी 2 भागों में बांटा जाता है: ऋणात्मक यानी नेगेटिव जो पूर्णांक होते हैं और धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। जो प्रीमिय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं कि वो संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं कि 5/2, तो ये क्या एक प्रकार की प्रीमिय संख्या होती है। अप्रीमिय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते हैं, उसको हम अप्रीमिय संख्या बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल √3 हो गया, ठीक है, √5 हो गया। तो ये जो संख्याएं होती हैं वो अप्रीमिय संख्या होती है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो पाई होता है ये भी क्या होता है, अप्रीमिय संख्या होती है। अब जो प्रीमिय संख्या होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक संख्या होती है और आपका एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और एक पूर्णांक होते हैं। प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो ऐसी प्रीमिय संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है और उसके बाद में अनंत तक वो चलती हैं। जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे करते करते अनंत इनफिनाइट तक जो संख्याएं जाती हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को दर्शाने का जो सिंबल होता है वो n होता है। ठीक है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्याएं होती हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, या फिर आपसे ये बोला जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो 1 होती है, 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्याओं की यदि हम बात करें तो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनको हम W से डिनोट करते हैं, यानी होल नंबर। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं आपकी, उनके अंदर यदि हम 0 को भी शामिल कर लें तो वो क्या बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। यानी 0, 1, 2 ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो उनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि भाई सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी 0। आगे यदि हम बात करें तो आपसे पूर्णांक संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं होती हैं जैसे कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं जो कि 0 से स्टार्ट होती हैं, यदि इनको हम माइनस में भी लिख दें, जैसे कि
यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फिनाइट तक जाएगा। यदि हम माइनस में भी इनको लिख दें, जैसे कि माइनस, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, यानी पूर्णांक संख्याओं में क्या होगा कि पूर्ण संख्याएं तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि 1 2 3 ऐसे करते करते ये पॉजिटिव फॉर्म में, यानी प्लस की जो संख्याएं होंगी वो मतलब अनंत तक जाएंगी, और ऋणात्मक संख्याएं भी जैसे -1 -2 ऐसे करते करते ये भी आपकी इन्फिनिटिव तक जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो आपकी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ऋणात्मक, यानी जो माइनस वाले मैंने लिखे हैं ये, और एक धनात्मक, यानी जो पॉजिटिव वाले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये आपके धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आई होप आपको संख्याएं अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी संख्याएं किस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होती है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, आपके इस टॉपिक के अंदर जो आपके सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है HCF और LCM के बारे में, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि HCF और LCM क्या होते हैं। देखिए, जनरली मोटा मोटा आप ये समझिए कि जो HCF होता है, जो आपका HCF होता है, ये किसी भी 1 या 2 या 3 कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, तो उनमें क्या होता है कि बड़ी से बड़ी वो संख्या होती है जिनसे क्या होता है कि उन संख्याओं को विभाजित किया जा सके। या फिर आप नॉर्मल भाषा में ये समझिए कि जैसे कि A और B ये 2 संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन होगी वो आपका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, इतना सा आपने समझना है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें तो 6 और 20 है, ये 2 संख्याएं हैं। आपको बताना है कि इनका HCF क्या होगा। आपके सिलेबस के अंदर अभाज्य गुणनखंड की विधि बताई गई है, जिसके आधार पे हम किसी भी संख्या का HCF ज्ञात करेंगे। जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 6 है पहले, तो आपने 6 लिख लिया, उसके बाद में इसके अभाज्य गुणनखंड करो। जैसे 6 होता है, आपको पता है अभाज्य गुणनखंड आपने सीखे होंगे, यदि नहीं सीखे होंगे तो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, जब भी कोई भी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है। जैसे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि 2 होता है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। ऐसे करते करते वे संख्याएं जिनका क्या होता है कि एक के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और हमें अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या है उसके अंदर हमें इन संख्याओं से भाग देना होता है। जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे करते करते इन संख्याओं का भाग देना होता है। अब आप एक बात समझिए कि कोई भी संख्या है जिसके पीछे 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या हमेशा ही उसको 2 से भाग देना है आपने। यदि कोई भी संख्या है, उस संख्या को उस संख्या के जो अंक है उनको जोड़ो, और उनका जोड़ यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो हमें 3 से भाग देना है। कोई भी संख्या हो उसके पीछे यदि 0 या फिर 5 हो तो आपने उस संख्या को 5 से भाग देना है। यदि इनसे भी न जाए तो आपने 7 से देना है। ठीक है, आगे हम जब और एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से किस में भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब हमें ये 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 6 का यहाँ पे जैसे हम 2 से भाग देंगे यहाँ पे तो 3 पे जाएगा, फिर 3 अभाज्य संख्या है तो 3 का 3 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो 6 के अभाज्य गुणनखंड हमने कौन कौन से बनाए हैं, 2 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पे जैसे 20 के कर लेते हैं। 20 को 2 से भाग देंगे पहले,
तो 10 पे जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, 5 पे जाएगा, 5 का 5 से ये भाग लगेगा, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 20 के हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं 2, उसके बाद में फिर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 1, ये जो होते हैं यही तो लिखने होते हैं हमें, ठीक है। अब देखिए HCF निकालने के लिए इन दोनों जो 6 और 20 है इनके अभाज्य गुणनखंड को देखिए, इनके अंदर ये देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, क्या यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, तो एक दुआ है उसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके बाद में तिया जो 3 है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन 20 के भाज्य गुणनखंड में कहीं नहीं आ रहा, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। एक है जो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, और 1 लिख दिया। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। तो आगे इसको गुणा कर देते हैं 2, यानी 6 और 20 इन दो संख्याओं का यदि आपसे पूछा जाए HCF तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। और किस तरह से आएगा ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। हालांकि इसको ज्ञात करने की और भी बहुत सारी विधि होती है, किंतु आपके सिलेबस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ अभाज्य जो गुणनखंड विधि होती है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो उसी का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे HCF ज्ञात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि दो संख्याओं के अंदर छोटी से छोटी वो संख्या जिसके अंदर क्या होता है कि उन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल जैसे 6 और 20 इसी का यूज़ करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें भी आपको वही करना है जो हमने पीछे किए थे अभाज्य गुणनखंड, वही अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि हमने 6 के क्या किए थे, 2 किया था और 3 और 1। उसके बाद 20 के हमने क्या किए थे, 2 फिर 2 और फिर 5 गुणा 1, ये किए थे। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इनमें ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पे 2 है, एक सेकंड, जैसे कि यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है, जो यहाँ पे 2 है ना, वो आपको देखना है कि अधिकतम कितनी बार है। यहाँ पे देखा जाए तो 1 बार है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो अधिकतम जो 2 है वो 2 बार आया है, ठीक है। तो जो अधिकतम आएगा उतनी बार उसको लिख दो। उसके बाद 3 देखा जाए तो यहाँ पे 1 बार आया है और 20 के अंदर एक भी बार नहीं आया, यानी अधिकतम दोनों संख्याओं में जो तिया है वो 1 बार आया है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो 1 है वो अधिकतम 1 बार आया है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये हो गया, ये हो गया और 5 रह गया। 5 अधिकतम बार 1 बार आया है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इन सब को यहाँ पे गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचा 60, यानी 6 और 20 के अंदर 6 और 20 की बात करें तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 60 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस सूत्र का यूज़ करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक सूत्र क्या होता है कि कोई भी दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का जो गुणा होता है उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कि 6 और 20 का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। दोनों संख्याएं यानी 6 और 20, ठीक है, बराबर इनका जो HCF जो अभी हमने पहले ज्ञात किया था कितना आया था, HCF इनका आया था 2, ठीक है, और LCM कितना है इनका 60। अब इन दोनों का आप गुणा करोगे तो ये भी 120 और इधर भी 120, यानी दोनों तरफ बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये सूत्र यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब इस सूत्र का यूज़ करते हुए क्या होगा कि आपको या तो ऐसा होगा कि दो संख्याएं देखकर वो और एलसीएम दे देगा और ऐसे पूछ लेगा, या ऐसा होगा कि एचसीएफ और एलसीएम दे देगा वो और आपको एक संख्या दे देगा और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, ठीक है। अब एक उदाहरण है आपके सामने कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए
और फिर एलसीएम भी आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, अभी हमने पीछे सीखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 96 है जो संख्या, उसका हमें क्या करना होगा, भाज्य गुणनखंड विधि से उसके गुणनखंड करने होंगे। तो 96, सबसे पहले मैं इसको 2 से भाग दूंगा क्योंकि पीछे 6 है यहाँ पे, तो ये 48 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 पे, ये यहाँ पे 24 पे जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पे जाएगा, 12 पे जाएगा, आप भाग करके देख लेना, ठीक है। फिर 2, 6, ठीक है। और फिर यहाँ पे 3 पे जाएगा और लास्ट में यहाँ पे मैं 3 से भाग दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा कि जिस भाई को नहीं पता चल रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो करना क्या होता है कि जैसे यहाँ पे 96 है, ठीक है। तो 96 के अंदर आपने भाग तो सीखा होगा कि मैं यहाँ पे ऐसे भाग दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं भाग दे रहा हूँ, ये भाग पूरा पूरा चल गया। यहाँ पे जो ये 48 आया है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर मैं 48 को 2 से भाग दूंगा तो 24 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये करना होता है, जब तक एक ना आ जाए यहाँ पे तब तक आपको ये करते रहना है। और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 96 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लेते हैं। जो 2 है वो कितनी बार आया है, 5 बार आया है, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3 गुणा 3। एक आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, एक ही बात होती है, ठीक है। उसके बाद हम 404 के यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी हमें उसी तरह से करना है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे 2 से भाग देते हैं तो आपका यहाँ पे 202 आएगा। फिर यहाँ पे 2 से भाग दे 2, ठीक है। और यहाँ पे आपका 101 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे पीछे 1 आया है, ठीक है। इसका मतलब हम 2 से भाग तो नहीं दे सकते, ठीक है। और 3 से देने की कोशिश करें तो यदि हम इसको जोड़ें 101 और उसके बाद 1, यानी 101 के अंकों को जोड़ें तो 2 आता है। और 2 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब हम इससे भी भाग नहीं दे सकते। फिर 5 आता है, 5 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे पीछे 0 या फिर 5 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 5 से भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे कि उसके बाद में जैसे 7 आता है, 11 आता है, उनसे दोगे तो, किंतु आपको ये पता होना चाहिए कि जो 101 है ना वो अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ 101 से ही कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी, ठीक है। ये और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। ये आपको कैसे पता चले कि भी 101 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो ये कुछ संख्याएं होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो 404 है उसके यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 101 और गुणा 1, ठीक है। हमें पूछा एचसीएफ, तो अब यहाँ पर हम एचसीएफ यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का एचसीएफ हमने पीछे भी पढ़ा था। अब यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है जो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक दुआ हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद में यहाँ पर एक और दुआ आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में 101 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर लिख दिया, इसको गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यानी 96 और 404 इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आएगा आपका वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखिए एलसीएम या तो हम उस विधि से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है, या फिर उस सूत्र का यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सूत्र के अंदर हमने क्या किया था कि जैसे कि दो संख्याएं हैं 96 गुणा 404 बराबर एचसीएफ कितना है, 4, और हमें एलसीएम यहाँ पे ज्ञात करना है। अब 4 को नीचे लेकर जाओगे तो ये क्या बनेगा आपका, 96 गुणा 404 अपॉन 4 बराबर एलसीएम। इसको आप काटोगे ना जब
तो ये कट जाएगा, 24 के पाड़े से भाग दोगे तो एलसीएम बराबर 24 गुणा 404। जब आप इसको गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 96। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, मैंने आपको सूत्र से सिखा दिया, या फिर आप डायरेक्ट भी इन दोनों का मैंने आपको जो समझाया उस तरीके से भी आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, यदि आपने इस तरीके से इसको समझा है तो। अब देखिए, हमने अभी तक दो संख्याओं का ही एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा है। ठीक है, अब हम तीन संख्याओं का यहाँ पे निकालने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होती है वो सीखेंगे। ठीक है, इसमें भी वही होता है जो हमने पीछे किया है, मतलब भाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें उनका वो देखना होता है कि क्या कॉमन आ रहा है और क्या अधिकतम आ रहा है, तो एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे निकल जाता है। जैसे कि हमारे सामने उदाहरण नंबर आपका 4 है कि 6, 72 और 120 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 6 है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 3, 1। ठीक है, उसके बाद में 72 को 2 के भाग देंगे तो ये आपका 36 पे जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ पे आपका 18 पे जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 पे करोगे तो ये 9 पे जाएगा। ठीक है, फिर आप 3 पे करोगे, 3 पे जाएगा, और लास्ट में 3 से दोगे तो आपका 1 पे जाएगा। ठीक है, आगे हम 120 का निकालते हैं, 2 से भाग देंगे, 60 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 30 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, 15 आ जाएगा। फिर 3 से भाग, क्योंकि 15 3 के पाड़ी में आता है ना, तो 5 पे जाएगा। ठीक है, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये निकाल लेने इनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि 6 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2, 3, और 72 के यहाँ पर आए हैं, जो 2 है वो 3 बार आया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 है वो आपका 2 बार आया है। ठीक है, तो 3 गुणा 3, और आगे जो 120 है इसका देखा जाए तो जो 2 है वो 3 बार आया है। ठीक है, 2, 2 गुणा 2 गुणा जो 3 है वो 1 बार आया है। ठीक है, और 5 है जो वो 1 बार है। ठीक है, अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले एचसीएफ के अंदर हमें देखना है कि तीनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उनके अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है। जैसे कि हम बात करें 2 की, तो 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, गुणा। उसके बाद में आप हमेशा जो छोटी संख्या ना उनको पकड़ा करो। जैसे 6 यहाँ पे छोटा है तो मैंने इसको पकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखिए, सबसे छोटी संख्या मैंने 6 पकड़ा था, इसके 2 3 दोनों जो अभाज्य गुणनखंड है वो कंप्लीट हो गए, इसके आगे और कुछ नहीं है, तो यहाँ तक कि आप करोगे, आगे नहीं करोगे। ठीक है, तीनों संख्याओं के अंदर हमें देखना होता है कॉमन, तो 2 3 6, यानी 6 हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, इसी तरह से हमें एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एलसीएम के अंदर हमें क्या पकड़ना है कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो। जैसे 120 है, इसके अभाज्य गुणनखंडों को पकड़ लो। जैसे कि 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है जो कितनी बार है, अधिकतम 3 बार है। यहाँ पे 3 बार है और यहाँ पर 1 बार है, यानी अधिकतम जो 2 है, यानी जो अधिकतम बार है ना 2, वो 3 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 गुणा 2 और गुणा 2, फिर गुणा। अब 3 को पकड़ लेते हैं, तो 3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 3 है जो आपका 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, यानी अधिकतम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया है 3, तो 2 बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 तिया और दूसरा तिया। ठीक है, उसके बाद 5 की बात करें तो 5 यहाँ पर 1 बार आया है और
यहाँ पे देखा जाए तो एक भी बार नहीं है, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी एक बार भी नहीं आया, मतलब जो 5 है वो अधिकतम एक बार आया है। ठीक है, लिख लिया। अब इन सबको गुणा कर देते हैं, जैसे कि 2 दूनी 4, 8 और 8 या 24, 24 को यदि 5 से करोगे 120 बनेगा, और 120 को 3 से गुणा करोगे तो आपका 360 बनेगा। यानी 6, 72 और 120 का जो एलसीएम आएगा वो आपका कितना आएगा, 360 आएगा। जो एचसीएफ आएगा वो आपका 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तीन संख्याओं का भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने कि तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता। मतलब जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, वो सूत्र केवल और केवल दो संख्याओं पर लागू होगा, तीन संख्याओं पे वो लागू नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 6, 72 और 120 को गुणा करो और आगे आप उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करो तो वो आपका बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा हो ना नॉट इक्वल टू, वो बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये सूत्र जो तीन संख्याओं पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको कराया आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, और एक दो बार उनको आप रिपीट कर लेना। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना बुक से, तो आपको अच्छी तरीके से ये टॉपिक है जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो भी और हमारा ये जो टॉपिक रहता है वो कंप्लीट करेंगे, और जो भी एग्ज़ाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।